Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे लीगल करंट अफेयर्स अप्रैल 2022 के। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड पार्ट 3 भी अपलोड हो जाएगा, तो आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप लीगल करंट अफेयर्स की बाकी सारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं जो कि जनवरी 2022 से मैंने करे हुए हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Let's get started with today's session. Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Legal Current Affairs, April 2022, Part 2. So the legal current affairs are very helpful for all the law entrance exams. आप कोई भी law entrance exam दे रहे हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। क्लैट LLB वालों को मोस्टली अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है, बट यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ ऐसी है जिसकी उनको लर्निंग की भी रिक्वायरमेंट रहेगी इस वाले पर्टिकुलर PDF में। क्लैट LLM के लिए आपको जितनी भी जजमेंट्स हैं, ये लीगल अफेयर्स हैं, उनकी नॉलेज रहनी ज़रूरी होती है बिकॉज उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बाकी सब जितने भी हैं ALET LLM NL-SAT जो कि NLSIU बैंगलोर का एग्ज़ाम है, AIAT जो SLS 3 ईयर का एग्ज़ाम है, बाकी सारे एग्ज़ाम्स लाइक दैट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, SLAT, MHCET, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, CUET UG, CUET PG, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियोस आर गोइंग टू हेल्प यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है WMD। तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कौन से होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जैसे कि मिसाइल्स फॉर एग्जाम्पल, राइट, एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स। तो यहाँ पर क्या है, अमेंडमेंट लेकर आए हैं, कौन से एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर रहे हैं ये हम पहले पढ़ लेते हैं। तो जो बिल है, बिल का आपको मतलब नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, बिल एक प्रपोजल होता है, मतलब ये अभी लॉ नहीं बना है। अगर ये पास हो जाएगा जो प्रोसीजर सेट किया हुआ है उससे, फिर ये लॉ बनेगा। ठीक है ना, बिल का मतलब अभी ये प्रपोजल ही है। The bill amends WMD and their delivery systems prohibition of unlawful activities Act 2005। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट का मतलब चेंज, लॉ के अंदर जो चेंज लेकर आया गया है वो कौन से एक्ट के अंदर, कौन से लॉ में है, क्या नाम है उसका, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005। ठीक है ना, तो ये जो है अमेंडमेंट लेकर आया जा रहा है। तो अब अमेंडमेंट के अंदर पहले ये लॉ क्या कहता है, जो ऑलरेडी लॉ है वो क्या कहता है, जो पहले लॉ है ऑलरेडी वो कहता है विच प्रोहिबिट्स, जो मना करता है, द अनलॉफुल मैन्युफैक्चर ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर मतलब बना नहीं सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्या, WMD की फुल फॉर्म वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, चाहे वो केमिकल्स हो, ये आपको याद करना ज़रूरी है। देखिए ये वाला जो पॉइंटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर वेपन्स एंड देयर मीन्स ऑफ डिलीवरी। ठीक है ना, ये सब कुछ प्रोहिबिटेड है, बैंड है, ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है। ठीक है ना, अब यहाँ पर कुछ और ऐड कर रहे हैं, वो क्या चेंज क्या ऐड करी है यहाँ पर, द रीसेंट अमेंडमेंट एक्सटेंड्स द स्कोप ऑफ बैंड एक्टिविटीज टू इंक्लूड फाइनेंसिंग ऑफ ऑलरेडी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और ये सब कुछ बैन था, बट यहाँ पर अगर कोई पैसे दे रहा है कि तुम बॉम्ब बनाओ तो वो भी बैन कर दिया गया है। तो ये वाला पॉइंट भी अब हमें नोट करना है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्लैट वाले बच्चे ये वाला न्यूज़ आर्टिकल याद करेंगे। अब WMD एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत क्या पड़ी, देखिए UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1540 2004 जो पास हुई थी, उसके अंदर इट वाज मेड मैंडेटरी कि जो मेंबर्स हैं वो लोग लॉ लेकर आएंगे जो WMD जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, मतलब उनको डर था कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके पास ये वेपन्स ना पहुंच जाएं। ऑब्वियसली अगर उनके पास पहुंच गए तो बहुत गलत होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ये नंबर 1540 और इस ईयर के अंदर ये रेजोल्यूशन पास करी, जिसके अंदर UN मेंबर्स को लॉ लेकर आना था जो कि मेक श्योर करे कि नॉन स्टेट एक्टर्स के पास ये वाले जो वेपन्स हैं वो ना पहुंच जाए।
तभी ये वाली अमेंडमेंट लेकर आई गई है। और भी जब रिव्यू करा तब पता चला कि कुछ गैप्स हैं, तो ये गैप्स जब रिव्यू किया 2016 में रिव्यू किया था ये रेजोल्यूशन को, एंड ये गैप्स फिल करने के लिए ये अमेंडमेंट करी गई। उसके बाद इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। तो इंडिया के अंदर न्यू प्रेसिडेंट आए हैं तो उनके इलेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं, देखिए, द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है, कौन कौन वोट कर सकता है, हु ऑल कैन वोट, ठीक है ना। मैं और आप तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो आप वोट कर सकते हैं। तो वो कौन से मेंबर्स हैं जो वोट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये इलेक्शंस करवाता कौन है। द इलेक्शंस आर कंडक्टेड एंड ओवरसीन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ये इलेक्शंस करवाते हैं। द इलेक्टोरल कॉलेज मतलब हु ऑल कैन वोट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्टेड मेंबर्स। कुछ मेंबर्स राज्यसभा के अंदर स्पेशली नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है, वो लोग वोट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर्स इलेक्टेड हैं, जिनको हम लोगों ने इलेक्ट कर कर भेजा है, वो ही वोट कर सकते हैं। या हम लोगों ने, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोगों ने इलेक्ट किया है, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शंस में इनडायरेक्ट इलेक्शंस है, हम लोग नहीं इलेक्ट करते। लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्शंस है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अपर एंड लोअर हाउस मतलब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। आप ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज इज इक्वल टू इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा प्लस लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, मतलब इनको हम ये बोलते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूटीज। तो यूटी के अंदर भी आपका सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। सारे यूटीज नहीं करते हैं वोट, यूटी के मेंबर्स नहीं करते हैं वोट, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। अब क्लाट स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करें तो दिस मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्टर्स विल बी 4896। ये आपको नंबर्स नोट करने हैं, इतने टोटल मेंबर्स वोट करेंगे। और लोकसभा के कितने हैं, ठीक है, राज्यसभा के कितने हैं, एमएलएस मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट के अंदर पूरा सीएम होते हैं, उनके जो स्टेट के लिए हम रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जो इलेक्टेड है वो भी वोट करते हैं। तो वो नंबर, ये क्लैट वाले पॉइंटर्स, ये वाला पॉइंटर सिर्फ क्लैट वाले बच्चे नोट कर लें। बिफोर द वोटिंग कम्स द नॉमिनेशन स्टेज वेयर तो यहाँ पर नॉमिनेशन स्टेज के अंदर क्या होता है, 50 प्रपोजर्स चाहिए होते हैं जो साइन करें एंड 50 सेकेंडर्स चाहिए होते हैं। द प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स कैन बी एनीवन फ्रॉम द 4896 मेंबर्स में से। तो प्रपोज करते हैं कि हाँ ये मेंबर्स होने चाहिए, इतने मेंबर्स जो हैं वो प्रपोजर्स होते हैं और 50 मेंबर्स सेकेंडर्स होते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर व्हाट इज द, अब ये क्यों किया गया, प्रपोजर्स और सेकेंडर्स क्यों डाले गए। EC noticed in 1974 that several candidates, many without even a bleak chance, मतलब थोड़ा सा चांस भी नहीं होता था उनके विन करने का, बट फिर भी वो इलेक्शंस लड़ने के लिए आ जाते थे। तो ये हटाने के लिए उन्होंने ये वाला प्रपोजर्स वाला सिस्टम स्टार्ट किया। तो कितने प्रपोजर्स चाहिए होते हैं, 50, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज में से ही होने चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है। What is the value of each vote and how is it calculated? अब देखिए यहाँ पर जो है ना प्रेफरेंस के उसके अंदर मतलब प्रेफरेंस पे के बेसिस पे वोटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि मान लो ABC हैं जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो आप वोटिंग ऐसा कर सकते हैं कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। नॉर्मली तो हम एक के ऊपर कहते हैं ना कि ए को वोट दिया, ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस के इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप वोटिंग करते हो, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच वोट, चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि सेकंड और थर्ड चूज़ करना है, आप एक को भी चूज़ कर सकते हो, बट ऑप्शन अवेलेबल है कि प्रेफरेंस दे सकते हो अपनी। What is the value of each vote and how is it calculated? A vote cast by each MP or MLA is not calculated as one vote. There is larger value. तो जो ये MPs और MLAs वोट करते हैं इनकी वैल्यू एक नहीं होती। इनकी जो वैल्यू होती है ना, ये जिस स्टेट में से आता है उसकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। तो पढ़ लेते हैं। The fixed value of each vote by an MP of the Rajya Sabha and the Lok Sabha is 708. Meanwhile, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है। अगेन क्लैट वाले बच्चे ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। Meanwhile, the vote value of each MLA differs from, बाकी सारे भी ये वोट वैल्यू वाला क्वेश्चन नोट कर लें, दिल्ली वाले स्पेशली, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले। MLA differs from state to state। अब ये वाला पॉइंट हर कोई नोट करेगा कि जो MLA की वोट वैल्यू है वो डिफर करती है स्टेट टू स्टेट बेसिस पे, क्योंकि स्टेट टू स्टेट बेस्ड ऑन अ कैलकुलेशन दैट फैक्टर्स इन इट्स पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो जो स्टेट वाले हैं उनकी
स्टेट की क्या पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू डिसाइड होती है। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा और लोकसभा से आ रहे हैं उनकी फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अब जो पॉपुलेशन है वो काउंट करना तो होता ही है ना, तो काउंट कौन सा लिया जाता है, फिगर्स जो पॉपुलेशन की ली जाती हैं ये एज पर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स इज टेकन फ्रॉम फिगर्स ऑफ 1971, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन एवरीबडी, इवन द क्लैट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू नोट इट डाउन, क्लैट LLB। दिस विल चेंज व्हेन द फिगर्स ऑफ द सेंसस, मतलब जब पॉपुलेशन को काउंट किया जाएगा तो इन द ईयर 2026 कहा जा रहा है कि ये चेंज हो जाएंगी, ओके। The value of each MLA's vote is determined by dividing the population of the state by the number of MLAs, ये फॉर्मूला नोट करेंगे, ठीक है ना, in its legislative assembly and the quotient achieved is further divided by 1000, ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश फॉर इंस्टेंस हैज द हाईएस्ट वोट वैल्यू ऑफ ईच MLA, कितनी है 208, अगेन इंपॉर्टेंट। The total votes of each legislative assembly are calculated by multiplying the vote value of each MLA by the number of MLAs, तो ऐसे जो है वोट कैलकुलेट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया फाइनली बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑल राज्यसभा एंड लोकसभा MPs वुड बी दिस मच एंड द टोटल वैल्यूज ऑफ MLAs फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव वुड बी दिस मच, तो ये भी क्लैट वाले फिगर्स नोट कर लें प्लीज, ठीक है। तो ये टोटल जो आता है वो इतना आ जाता है। What is required to secure a victory? A nominated candidate does not secure victory based on simple majority, but through a system of bagging a specific quota of votes. आपको एक particular quota of votes चाहिए होते हैं. While counting the EC totals up all the valid votes cast by the electoral college through paper ballots. So paper यहाँ पर paper ballots यूज होता है, मतलब पेपर के ऊपर कैंडिडेट्स का नाम लिखा होगा और फिर वोटिंग होगी उसके ऊपर, ठीक है ना। तो हर किसी के पास अपना पेपर होता है, वो फोल्ड करके दे देते हैं ऐसा सा। एंड टू विन the candidates must secure 50% of the total votes cast plus 1, ठीक है ना, 50%। अब कैसे पता चलता है कोटा ऑफ वोट्स क्या है, 50% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट प्लस 1, ये देखिए यहाँ पर अगर जीतना है तो। Unlike general elections where electors vote for a single party's candidate, the voters of electoral college write the names of candidates on the ballot paper in the order of preference, ये मैं आपको बता सकती हूँ, order of preference में ये वोट करते हैं। रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए जो आपका प्रेसिडेंट का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बारी, तो आपको पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पता होनी चाहिए, हु इज़ एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए, रिमूवल पता होना चाहिए, ओथ कौन दिलवाता है, रिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, ओके। CERT-in has asked all government and private agencies to mandatorily रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी ब्रीच। अगर साइबर सिक्योरिटी मतलब इंटरनेट या फिर कुछ भी है, कोई साइट है जो वहाँ पर ब्रीच हो जाता है, हैक हो जाती है, तो वो सर्टेन कहता है कि रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विद इन 6 आवर्स ऑफ नोटिसिंग देम, ठीक है। 6 आवर्स के नोटिसिंग होने में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सर्ट की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो ये क्या है, इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन of electronics and information technology with the objective of securing Indian cyberspace. CERT-in is empowered under Section 70B of the Information Technology Act to collect, analyze and disseminate information in cyber security। जो ये cyber security के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, तो इन्होंने ये बोला है, तो CERT की फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 70B के अंडर पावर है, ये भी पता होना चाहिए। CBI gets not to prosecute Amnesty India Akhar Patel case pertains to alleged violations of Foreign Contribution Regulations Act। तो फाइनेंस मतलब फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आई है उन ट्रांजैक्शंस में कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया से रिलेटेड है, आकर पटेल, ठीक है। तो इनका नाम याद करना ज़रूरी है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड सैंक्शन टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू प्रोसिक्यूट एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया एंड आकर पटेल चेयर ऑफ इट्स बोर्ड, जो चेयर पर्सन है उसके बोर्ड के, तो उनके अगेंस्ट कि आप देख सकते हैं कि क्या वायलेशंस हैं। वायलेशंस जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट प्रोविजन से विद रिगार्ड टू दैट है। तो क्या हुआ था, बेसिकली इनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हो गई और सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर इशू कर दिया। लुकआउट सर्कुलर के अंदर कोई भी इंडिया से बाहर नहीं जा सकता है जिनके अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर होता है, और ये पता भी नहीं चलता है किसके अगेंस्ट है। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो बाहर जाने के, तो वहाँ पे आपको रोक लिया जाता है। तो इनको भी बेंगलोर में रोक लिया गया था, जो इसको चैलेंज किया और सब किया, बट अब इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है। तो आपको इनका नाम याद करना है, इनकी पोस्ट याद करनी है और इनकी वायलेशंस किस एक्ट से रिलेटेड है वो याद रखना है।
healthy systems. The medical devices industry requires a standard operating procedure with transparency. तो यहाँ पर क्या लेकर आ रहे हैं? The Department of Pharmaceuticals recently published a draft मतलब again proposal. अभी ये लॉ नहीं बना है, ये प्रपोजल है कि शायद लेकर आएंगे. किस चीज़ से लेकर? यूनिफॉर्म कोड, ऐसा कोड जो यूनिफॉर्मली मतलब सेम लॉज होंगे विद रिगार्ड टू मेडिकल डिवाइस मार्केटिंग प्रैक्टिसेस. जो मेडिकल डिवाइस होती है ना, उनके जो डिवाइसेस मेडिसिन में यूज़ करी जाते हैं, उनसे विद रिगार्ड में कुछ लॉ लेकर आ रहे हैं. कौन? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. तो ये वाला पॉइंटर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर मतलब याद कर सकते हैं. मेडिकल डिवाइसेस आर करेक्टरिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल्स. फार्मास्यूटिकल्स बेसिकली मेडिसिन हो गई है, तो वो कहते हैं वो डिफरेंट है, तो इसके लिए मेडिकल डिवाइसेस के लिए डिफरेंट लॉ चाहिए. अभी ये ड्राफ्ट है, तो ये वर्ड जरूर मेंशन कर लेना अपने नोट्स में. अंडरस्टैंडिंग द एडिशनल एयरबैग्स मैंडेट फॉर व्हीकल्स. तो एयरबैग्स जो होते हैं वो व्हीकल के अंदर सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं कि अगर बाय चांस बहुत बुरी तरह अगर विद स्पीड कहीं किसी चीज़ में व्हीकल हिट होता है तो एयरबैग्स निकल आते हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो सेव हो जाता है. ठीक है ना. तो अब द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज, तो वो मतलब जैसे बलून में हवा भर जाती है वैसे ये एयरबैग्स के अंदर भी हवा भर जाती है एंड एक कवर मतलब वो बचा लेता है कि किसी भी चीज़ में पर्सन जो है एक कवर आउटर कवर क्रिएट कर देता है. राइट. The government has proposed the installation of 6 airbags in all passenger vehicles M1 category. तो जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं M1 कैटेगरी में उसमें प्रपोज किया है कि 6 एयरबैग्स होने चाहिए. ठीक है. दैट कैन कैरी अप टू 8 पैसेंजर्स फॉर इनहांस सेफ्टी ऑफ ऑक्यूपेंट्स. तो M1 वाले कौन से होते हैं? जो 8 पैसेंजर्स कैरी कर सकते हैं. तो ये ड्राफ्ट है अभी प्रपोजल. द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. अब कौन सी? मॉर्थ. ठीक है ना. कौन सी मिनिस्ट्री ने बोला है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने डिसाइडेड टू एनहांस सेफ्टी फीचर बाय अमेंडिंग. क्या अमेंड करेंगे? सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989. नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. उसके बाद व्हाट इज M1 कैटेगरी? अंडर द गवर्नमेंट होमोलॉगेशन रूल्स व्हीकल्स आर बकेटेड इनटू कैटेगरीज. तो ये क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो व्हीकल्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. तो कैटेगरी M जो है कवर्स मोटर व्हीकल्स विद एटलीस्ट 4 व्हील्स यूज्ड फॉर कैरिंग पैसेंजर्स. तो कैटेगरी M कौन सी है? जिसके 4 व्हील्स हो और जो पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए यूज़ करी जाती हो. अब उस M के आगे सब कैटेगरी जो 1 है वो क्या है? मतलब M के आगे जो सब कैटेगरी है वो 1 है. M का मतलब पैसेंजर टाइप का व्हीकल और 4 व्हील्स. 1 का मतलब अ मोटर व्हीकल यूज फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर्स कंप्राइजिंग ऑफ नॉट मोर देन 8 सीट्स इन एडिशन टू ड्राइवर सीट्स. मतलब क्या होता है? 8 सीट्स होती है इन एडिशन टू ड्राइवर सीट्स. इससे ज़्यादा सीट्स नहीं होती, तो उसको M1 कहते हैं. ये आप नोट कर सकते हैं. उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एक्सप्लेन दैट दीज एयरबैग्स वुड बी डिप्लॉयड टू द सीट्स और ऑन द साइड्स ऑफ द स्टिपुलेटेड पोजीशन इनसाइड द व्हीकल. द डिप्लॉयमेंट ऑफ इन्फ्लेटेबल एयरबैग मतलब उसमें हवा भर जाती है इन द मेंशन पोजीशन वुड हेल्प मिटिगेट इंजरीज इन द टॉर्सो. मतलब जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वहाँ पे इंजरीज नहीं आएंगी. और इजेक्शन मतलब बाहर ही निकल जाएगा. जो पर्सन है, जो पैसेंजर्स हैं वो बाहर नहीं मतलब व्हीकल से ऐसा नहीं होगा कि स्पीड की वजह से वो बाहर गिर जाए व्हीकल के. तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब कम इंजरीज होंगी. द नोटिफिकेशन इन्फॉर्म्स द रिक्वायरमेंट फॉर सच एयरबैग्स वुड बी वेरीफाइड इन कंप्लायंस टू AIS 099 standards that deal with protection of occupants. What are the previous legislations on airbags? The ministry had previously mandated deployment of airbags for the passenger in front seat of vehicle next to the driver for vehicles manufactured after 1st April 2021. तो फ्रंट के अंदर ड्राइवर के यहाँ पर और जो साइड वाला है उसके अंदर मतलब यहाँ पे मैंडेटरी है. द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर S Radhasekharan वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स एस had set up a 3-member Justice K.S. Radhakrishnan panel on road safety on April 2014, which recommended the ban on the sale of alcohol on highways to restrain drunk driving. This has been mandated as an important safety feature and also based on suggestions of the Supreme Court. तो ये वाला जो है ना कि एयरबैग्स होने चाहिए, 6 एयरबैग्स होने चाहिए, ये इस कमिटी ने भी रेकमेंड किया था. अब क्योंकि ये न्यूज़पेपर के अंदर डिस्कस हुआ है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट एवरीबडी मेक्स नोट्स ऑफ द सेम कि ऐसी कोई कमिटी थी जिन्होंने, याद होगा आपको कि हाईवेज से उन्होंने कहा था अल्कोहल जो है, जो सेल ऑफ अल्कोहल है वो बैन कर दी थी. जस्टिस K.S. राधाकृष्णन पैनल था ये. ठीक है. 2014 के अंदर इसी पैनल ने ये वाली चीज़ भी रेकमेंड करी थी विद रिगार्ड टू एयरबैग्स. ठीक है.
February 15th notification prescribing norms for safety of children below 4 years of age riding or being carried on motorcycle. It specified the use of safety harness, crash helmet and restriction. तो ये बच्चों से रिलेटेड भी ये एक लॉ जो है वो आया है, ठीक है ना। तो हमारे लिए ये सारा इम्पॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद दिल्ली म्यूनिसिपल बिल गेट प्रेसिडेंट्स नोट, मतलब क्या हुआ यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यूनिफिकेशन हो गई है, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो दिल्ली की थी वो पहले अलग अलग थी, ठीक है ना। इसको ट्राइफिकेट किया गया था, मतलब अलग अलग किया गया था, 3 में डिवाइड किया गया था। और वो 3 कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, मतलब वेस्ट नहीं थी, ठीक है ना। हम कहते हैं तो नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में डिवाइड कर दिया था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, बट अब ये तीनों को क्या कर दिया, यूनिफाई कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी थी, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब इसको दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक बना दिया है, ठीक है ना। यूनिफिकेशन हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक मिनट रुक जाइए, हाँ तो पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिवन हिज एसेंट टू द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 which seeks to unify the 3 civic bodies in the national capital. The Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022 was introduced in Lok Sabha on so and so date. The bill seeks to amend the Delhi Municipal Corporation Act 1957 passed by the Parliament. Very very important. ये आप नोट कर लीजिए कौन सा बिल अमेंड हुआ, ये वाला बिल हमारा अमेंड हुआ। एंड इसके थ्रू क्या किया, जो ट्राइफिकेट हो रखा था ये इसके अंदर हमने इसको यूनिफाई कर लिया। और वेस्ट जो है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो नहीं थी, सिर्फ नॉर्थ, साउथ और ईस्ट थी, वेस्ट क्रॉस था। तो पर्टिकुलरली अगर वेस्ट को अपने दिमाग में क्रॉस कर लोगे तो पेपर में कन्फ्यूजन नहीं होगी, राइट। इट सेज द यूनिफिकेशन ऑफ, अब यूनिफिकेशन जो थी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रही थी। कुछ पार्टीज एज यूजुअल चाहती थी कि यूनिफिकेशन होनी चाहिए और कुछ चाहती थी कि नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया। It says the unification of the municipal corporations in Delhi will ensure optimal utilization of resources and synergy in strategic planning. तो रीज़न क्या दिया है कि प्लानिंग के अंदर ऑप्टिमल, मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो सब में यूज़ हो पाएंगे अगर एक साथ होगा तो वो बहुत ईजी रहेगा, इसलिए इन्होंने यूनिफाई कर दी। UK court issues order to extradite Assange to US. His lawyers may launch fresh appeals. Now, एक्स्ट्राडाइट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्राडाइट का मतलब ये होता है कि किसी कंट्री में क्राइम कमिट किया, मान लो यहाँ पर जो एक्चुअली यूएसए के अंदर क्राइम कमिट किया, एंड दिस पर्सन जूलियन असांज इज़ इन यूके नाउ, ठीक है। क्योंकि यूएसए के अंदर क्राइम कमिट किया तो यूएस वालों को जूलियन असांज चाहिए, एंड यूके वाले जो हैं वो देखेंगे कि किस केस में चाहिए, भेजना चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ उनकी लाइफ को खतरा तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। तो एक्स्ट्राडाइट इसको कहते हैं। तो अब इनके आगे इनको क्यों वापस लेकर जाना चाहते हैं यूएसए वाले? सो बेसिकली फर्स्टली ही इज़ द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स, तो ये नोट कर लो, जूलियन असांज इज़ द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स। इस वेबसाइट ने बहुत सारे यूएस के सीक्रेट फाइल्स जो हैं वो लीक करे 2010 के अंदर, ठीक है ना। ये फाइल्स को इजराइल वॉर लॉग्स बोला गया, ठीक है ना। तो ये इजराइल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके अंदर एक वीडियो थी 39 मिनट्स की जिसके अंदर ये मतलब दिखाया गया था, या जिसके अंदर ये था कि यूएस के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, वहाँ उनमें से फायरिंग हो रही थी किन के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, मतलब इराक के लोगों के ऊपर और कुछ जर्नलिस्ट के ऊपर, राइट। जब इराक यूएस ऑक्यूपेशन में था 2007 में। तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये विकीलीक्स जो कि एक वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड करे गए। ये कुछ 4 लाख डॉक्यूमेंट्स का ये भी वीडियो पार्ट थी। ये 4 लाख डॉक्यूमेंट्स को बोला गया इराक वॉर लॉग्स, ठीक है ना। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के जो डाटाबेस था वहाँ से लिए गए थे, एंड कहा गया कि वहाँ की एक इंटेलिजेंट एनालिस्ट थी, डिफेंस डाटाबेसेस बाय द इंटेलिजेंस एनालिस्ट ब्रैडले मैनिंग जो थी, ठीक है। उन्होंने ये जो डाटा था ये निकाला था, और कहा जाता है कि जूलियन असांज ने भी हेल्प करी पासवर्ड क्रैक करने में डिफेंस डिपार्टमेंट के, यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट का, जिसमें से इनको ये डाटा मिला, ठीक है। तो इनको विसल ब्लोअर भी कहा जाता है। विसल ब्लोअर का मतलब कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर आकर बता दें, जब या तो वो उसका किसी तरह से पार्ट थी या उनको कुछ पता चल गया, ऐसा सा कुछ हो, तो उसको विसल ब्लोअर कहते हैं। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स बता देना। नॉर्मली ऐसे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होते हैं और उनको उनके सीक्रेट्स पता होता है। तो इन्होंने, ब्रैडले मैनिंग वॉज द विसल ब्लोअर। और जूलियन असांज की वेबसाइट थी विकीलीक्स। तो बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने मैनिंग्स के अगेंस्ट एक्शन लिया, स्पेनियज
के अंडर इनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हुई। ये रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 2013 में हुई, उसके बाद इसको कम्यूट कर दिया गया, मतलब जो सिवियर इम्प्रिजनमेंट थी वो लेस सिवियर कर दी, ठीक है ना। यहाँ पे रिग्रेस थी तो मे बी सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दी। और इन्होंने 2017 में बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि ये जूलियन असांज के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात हो गई। एंड फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करती है फ्रीडम ऑफ प्रेस। बट उसके बाद आए डोनाल्ड ट्रंप। तो जब डोनाल्ड ट्रंप पावर के अंदर आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम मिस मैनिंग्स के अगेंस्ट भी और मिस्टर असांज के अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे। तो बहुत सारे चार्जेस इनके अगेंस्ट हुए। एंड अब यूके के अंदर ट्रायल क्यों चल रहा है, बिकॉज एक्स्ट्राडाइट करना है तो यूके देखेगा कि उनकी लाइफ को तो कोई खतरा नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं। तो यूके के कोर्ट ने बोला कि देखो, जहाँ पर आप इनको रखोगे जूलियन असांज को, इनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ये सुसाइड कर सकते हैं। एंड उससे पहले एक और चीज़ हुई, उससे पहले ये हुआ कि इनके अगेंस्ट स्वीडन के अंदर रेप चार्जेस हुआ कि इन्होंने रेप चार्जेस हुए इनके अगेंस्ट स्वीडन के अंदर। तो ये कहते हैं मैं स्वीडन नहीं जाऊंगा। एंड इन्होंने अब यूके के अंदर भी, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, ये यूके के अंदर तो है बट ये बैठे इक्वेडर नाम की कंट्री के एम्बेसी में। तो देखिए, नो डाउट ये एम्बेसी यूके के अंदर है, बट यूके वाले कुछ नहीं कर सकते बिकॉज जो एम्बेसी का एरिया है वो यूकेडर का ही माना जाएगा और यूके वाले वहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। इट्स लाइक वो यूकेडर के अंदर है और यूकेडर के अंदर जैसे यूके पुलिस का कुछ भी नहीं हो सकता, वैसे ही यहाँ पर भी नहीं हो सकता, राइट। तो अब ये बैठे हैं उस एम्बेसी के अंदर। तो पहले यूकेडर के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इनको सिटीजनशिप दे दी थी, असाइलम दे दिया था। असाइलम मतलब जब किसी को खुद की कंट्री से कुछ खतरा होता है तो वो किसी और कंट्री में चले जाते हैं अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, असाइलम लेने के लिए, रिफ्यूज लेने के लिए। तो पहले प्रेसिडेंट ने यूकेडर के उनको असाइलम दे दिया, बट उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट आए उन्होंने सब कुछ रिवोक कर दिया। वो कहते हैं हम असाइलम नहीं देंगे आपको, राइट। उसके बाद वो स्वीडन क्यों नहीं गए, जो रेप चार्जेस फेस करने थे स्वीडन को भी चाहिए थे ये। उन्होंने बोला कि ये एक चाल है, यूएसए वाले मुझे वहाँ से पिक कर लेंगे स्वीडन से, ठीक है ना, तो मैं नहीं जाऊँगा। इवेंचुअली फिर अब क्या हुआ, अब यूकेडर ने कैंसिल कर दिया असाइलम। यूके वाले तो कह रहे हैं अब यूके वाले कहते हैं कि ठीक है फिर हम केस चलाएंगे, हम क्योंकि अब हमें देखना है कि ये वापस भेजना है या नहीं भेजना। तो फिर यूके ने डिसाइड किया है, ब्रिटेन ने, कि हम इनको वापस भेज देंगे। कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि अब वो वाला पॉइंट कि मेंटल हेल्थ इश्यूज है, सुसाइड ना कर लें। तो वहाँ पे जो बाइडन जब प्रेसिडेंट बने उन्होंने बोला कि हम इंश्योर करेंगे कि उनको ADX फ्लोरेंस इन कोलोराडो उड्रो, जो बहुत ही हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रिजन फैसिलिटी है, वहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट, ड्रग ट्रैफिकर्स, हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को रखा जाता है। एंड उन्होंने ये भी रखा, जो बाइडन ने बोला, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, कि अगर ये कन्विक्टेड हो जाते हैं, मतलब अगर प्रूव हो जाता है कि हाँ इन्होंने ही ऑफेंस कमिट किया है, तो हम इनको ऑप्शन देंगे कि ये अपनी कंट्री में जाकर जो अपनी सेंटेंस है वो सर्व कर सकते हैं। और ये कहाँ के हैं, जूलियन असांज ऑस्ट्रेलिया के, राइट। पॉइंट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि अभी देखिए, जो लॉज हमें जब अडॉप्शन की बात आती है, जब मैरिज की बात आती है, ठीक है, सक्सेशन की बात आती है कि प्रॉपर्टी किसको जाएगी, ठीक है, डाइवोर्स की बात आती है, तो किस अकॉर्डिंग लॉज एप्लीकेबल होते हैं, आप जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम, इस हिसाब से लगता है, राइट। तो इनको पर्सनल लॉज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पर्सनल लॉज। तो सबके डिफरेंट है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है एक आर्टिकल 44। वो क्या कहता है कि सेम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है तो गवर्नमेंट की मर्जी है कि गवर्नमेंट इसको अप्लाई करे या नहीं, ठीक है ना। इट इज़ नॉट मैंडेटरी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैंडेटरी नहीं होते अप्लाई करना। गवर्नमेंट को लगता है कि वो अप्लाई कर सकती है तो वो कर दे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तराखंड ने बोला, उत्तराखंड ने तो एक कमेटी भी बना दी है जो कि काम करी है ड्राफ्ट UCC बनाने पे। तो क्या है, पर्सनल लॉज है, सबके अलग हैं, तो कॉमन लॉ बन जाए। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सबका एक जैसा लॉ, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं, शादी एक जैसी, सब कुछ एक जैसा हो जाए। तो आर्टिकल 44 ये है। और ये अब स्टेट्स ने, उत्तराखंड ने कहा कि गोवा के अंदर ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, गोवा इज़ द ओनली स्टेट टू हैव दिस। उत्तराखंड ने अपनी कमेटी बिठाई हुई है, ठीक है, और कि ड्राफ्ट बनाओ UCC के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। और अब हिमाचल प्रदेश भी कह रहा है कि हम लेकर आएंगे, राइट। तो आपको याद रखना है ये सब कुछ। उसके बाद लाउड स्पीकर्स की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आया उत्तर प्रदेश। लाउड स्पीकर्स रिमूव फ्रॉम रिलीजियस साइट्स इन UP।
द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ये आपको ये टाइटल ही याद रखना है, इसके अंदर सबको याद रखना है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेट ने जो लाउड स्पीकर्स हैं वो रिलीजियस साइट से कम्प्लीटली रिमूव करवा दिया। उत्तर प्रदेश ने। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेड इट हैड रिमूव्ड 10,923 unauthorized speakers from religious places and lowered the volume of 35,221 loudspeakers. ठीक है। The drive was launched after Chief Minister Yogi Adityanath recently instructed officials to ensure that the sound of loudspeakers does not disturb others outside the premises. मतलब जो premises है उसके अंदर ही sound रहनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए, which is right also. ठीक है। Also no permission would be granted for installing loudspeakers at new sites. तो ये loudspeakers वाला चीज़ किसने step लिया है? उत्तर प्रदेश ने। Ministry of Home Affairs has issued guidelines to states and union territories asking them to modernize prison under the Modernization of Prisons Project. किसने इशू करी है गाइडलाइन? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ठीक है, क्या करो कि प्रिजन्स को मॉडर्नाइज करो। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट 5 years है। While addressing the National Judicial Conference on Mediation and Information Technology, the President advocated the concept of mediation in the judicial process. ठीक है ना। तो ये वाली जो कॉन्फ्रेंस है ये आपको पता होनी चाहिए, ये ऑर्गेनाइज करी थी गुजरात हाई कोर्ट ने, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ का क्वेश्चन है। नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मीडिएशन का मतलब होता है कि जैसे कोर्ट से बाहर सेटलमेंट, मीडिएशन बिठाया जाता है जो दोनों पार्टीज़ को लेकर बैठता है, दोनों पार्टीज़ की बातें सुनता है एंड फिर उनके बीच में एक एमिकेबल फ्रेंडली सेटलमेंट लेकर आने की कोशिश करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल है कोर्ट के अंदर भी, ताकि उनका जो डिस्प्यूट है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है ना। तो ऐसा होता है एंड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कहते हैं इसको। लैक ऑफ कोडिफिकेशन। इन जनवरी 2020 द सुप्रीम कोर्ट इन MR Krishnamurthy वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस Co Limited pointed out the urgent need for enacting a uniform legislation for mediation in India. अब this is very very important क्योंकि 2020 की जजमेंट है। जो LLM वाले बच्चे हैं उनको भी एक बार इस पे रीडिंग दे देनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मीडिएशन पे बिल भी आ रहा है, तो अगेन ये जजमेंट जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। Okay, Ministry of Social Justice informed that a total of 970 people lost their lives while cleaning sewers or septic tanks since 1993. तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं बट इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा टाइटल आपको याद होना चाहिए। मैनुअल स्कैवेंजिंग इज डिफाइंड एज, मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स एंड ड्राई लैट्रिन्स, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, गटर्स एंड सीवर्स। मतलब ह्यूमंस जब मैनुअली क्लीन करते हैं एक्सक्रीटा ह्यूमंस का, तो उसको कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। इन 1993 इंडिया बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल एज मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग है, ठीक है, रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा है कहीं से भी, वो बैंड है। ठीक है, मैनुअल हाथों से नहीं उठाना है। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो बैन हुई ये 1993 में हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब बैन हुई? क्या मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन हुई और इनकी एम्प्लॉयमेंट भी बैन हो गई। ठीक है, जब काम ही नहीं करवाना तो लोगों को क्यों एम्प्लॉय करेंगे। तो ये कब आया? द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993। The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Amendment Bill. अब ऑब्वियसली कुछ तो लोग हो गए ना जो मैनुअल स्कैवेंजर्स थे, ठीक है ना, जिनकी लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करती थी। तो 2020 के अंदर उनकी रिहैबिलिटेशन के बारे में बात हुई कि फिर वो क्या काम करेंगे। ठीक है ना, उनका घर तो चलाना है। इट प्रपोजेस टू कम्प्लीटली मैकेनाइज सीवर क्लीनिंग। ठीक है, तो मैकेनाइज मतलब मशीन्स लगाई जाएंगी। ठीक है, इंट्रोड्यूस वेज फॉर ऑन साइट प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू मैनुअल स्कैवेंजर्स इन केस ऑफ सीवर डेथ्स। इट विल बी एन अमेंडमेंट टू द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर, इस बिल के अंदर चेंज लेकर आया गया और इसके अंदर रिहैबिलिटेशन की बात करी गई। इसके अंदर बोला गया कि मशीन्स लगाई जाएंगी, ठीक है, और उनको प्रोटेक्शन के लिए सारे ये बोला गया कि इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। अगर इन केस बहुत सारे एक्सट्रीम केसेस में वो जाते भी हैं तो उनके लिए इक्विपमेंट्स डिफाइन हुए कि ये सब चीज़ें जो हैं ये मैंडेटरी हैं। The European Parliament and European Union member states announced that they had reached a political agreement on the Digital Services Act 2022. Very, very important. Again, important for CLAT students also. आज की जो न्यूज़ है ना बहुत ज़्यादा लर्निंग बेस्ड है, बट आप क्लाट वालों को भी लर्न करनी पड़ेगी बिकॉज करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी बन सकता है।
एज डिफाइंड, देखो डिजिटल सर्विसेज एक्ट मतलब जो डिजिटल राइट्स हैं कि इंटरनेट जो असेस है वो सबके पास होना चाहिए, ठीक है, जो लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, प्राइवेसी कैसे उनकी मेक श्योर करा जाए कि कोई मिसयूज़ ना कर ले उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसका, ये सब चीज़ें उन लोगों ने कवर करी हैं। और ये उन्होंने कहा है कि दिस इज़ ऑल्सो अ बेसिक ह्यूमन राइट, जैसे राइट टू लिव हमारी बेसिक ह्यूमन राइट है, वैसे ही डिजिटल राइट्स भी आज की डेट में बेसिक ह्यूमन राइट्स है। और ये यूरोपियन यूनियन पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, पहला ऐसा नेशन भी कह सकते हैं, कोई और नेशन भी अभी तक नहीं लेकर आया, बट हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटल सर्विसेज पे, डिजिटल राइट्स पे बात कर रहा है। As defined by EU Commission, the DSA is a set of common rules on intermediaries, obligation and accountability across the single market. ठीक है ना, intermediaries जो ये websites हैं, apps हैं, इनकी responsibilities towards the users and ensures higher protection to all EU users irrespective of their country. ठीक है ना, तो जितने भी जो प्रोटेक्शन है वो जो यूजर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात करिए यहाँ पर। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट कंडक्टेड अ स्पेशल ड्राइव। तो कैट क्या है? इट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे जहाँ पे लीगल जी के आते हैं उनको ये पता होना चाहिए, कैट वालों को नहीं, ठीक है। क्या करता है ये? इट प्रोवाइड्स फॉर एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with affairs of union or other authorities under the control of the government. तो बेसिकली जितने भी जो लोग हैं जो रिक्रूट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उनकी रिक्रूटमेंट जब अपॉइंटमेंट हो रही है उससे रिलेटेड, या जब वो जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वो जो केसेस हैं, वो ये सुनती है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करी अक्रॉस ऑल द 19 बेंचेस। तो अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है? सबसे पहले तो कैट होता क्या, हमने ये समझ लिया कि जो लोग सेंट्रल के साथ काम करते हैं उनके जो डिस्प्यूट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ के डिस्प्यूट्स होते हैं, वो कैट के अंदर जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 19 बेंचेस हैं इनके, ठीक है, ये भी हमें पता चलता है। और स्पेशल ड्राइव क्या चलाई इन्होंने? ऑफ द ट्रिब्यूनल फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑफ मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स लाइक द सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स। ठीक है, जो पेंशनर्स हैं, जिनकी पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट जो पैसा मिलता है, ठीक है, मंथली, उसको कहते हैं पेंशन। ठीक है, अब वो सीनियर सिटीजन्स या पेंशनर्स के जो केसेस हैं उनके लिए स्पेशल ड्राइव करी कि वो मोस्ट वल्नरेबल है, ठीक है, ओल्ड हो गए हैं, उनके जो केसेस हैं, टेंशन हो जाती है, उनका छोटा सा भी केस हो, तो वो कहते हैं कि उनका पहले डिस्पोजल, मतलब केस को ख़त्म करेंगे, डिसीजन लेकर आएंगे। तो ये ड्राइव किसने स्टार्ट करी? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है। सो गाइस, अभी ये पार्ट 3 इसका आएगा, टू बी कॉन्टिन्यूड। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ देखना, पार्ट 3 वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पार्ट 3 के अंदर जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। राइट, आई होप आपको ये सेशन जो है वो समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। मैं आपकी और कैसे हेल्प कर सकती हूँ ये भी बताएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, बिकॉज जनवरी से लेकर के दिसंबर तक सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल दूँगी मैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दैट्स दैट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।